सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्सिंग सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल स्टडीज का चैप्टर 8 जो कि है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी इन वन। एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम लोग को मेनली जानने को मिलेगा कि हमारा जो ये भारत है, भारत कितना डाइवर्स है और इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग कैसे उस डाइवर्सिटी में यूनाइट होकर रहते हैं, यह हमको आज इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। तो मेन चीज जो हमें यहाँ पे जानने को मिलेगा वो है What is meant by unity in diversity in Indian scenario? तो इंडियन एस्पेक्ट में ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? What aspects of India's diversity is most striking? मतलब इंडिया का जो ये डाइवर्सिटी है, ये किस एस्पेक्ट में इतना ज्यादा फ्रूटफुल होता है, कि किस एस्पेक्ट में इतना स्ट्राइकिंग, इतना मतलब बढ़िया लगता है देखने में, तो वो हमें जानने को मिलेगा। हाउ डू वी मेक आउट ऑफ द यूनिटी अंडरलाइंग इन डाइवर्सिटी? सो ये जो डाइवर्सिटी में यूनिटी है, ये कैसे आई या फिर कैसे हम इसको देखते हैं, वो हमको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहला टॉपिक में आ जाता है जो कि है ए रिच डाइवर्सिटी। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक थॉट प्रोसेस या एक एग्जांपल आपको दिया गया है, बस आपको सोचने के लिए, कि अगर आप ट्रैवल करते हैं इंडिया बाय ट्रेन तो आपको क्या दिखेंगे? आपको चेंजिंग लैंडस्केप दिखेंगे, ऑल्सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस एंड फूड्स आपको दिखेंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस, फेमिलियर एंड अनफेमिलियर आपको दिखेंगे, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स मतलब राइटिंग स्टाइल आपको अलग अलग दिखेगा। और इवन आप अपने रीजन में भी अगर आप देखेंगे तो आप कभी ऐसे लोगों के साथ भी आपका मुलाकात होगा जो कि मतलब इंडिया के कहीं दूसरे पार्ट से आए होंगे, या फिर उनका कुछ कस्टम्स या जो रिलीजन या कल्चर है वो थोड़ा आपसे अलग होगा। तो ये बेसिकली दिखाता है इंडिया का रिच डाइवर्सिटी, कितने अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। इट इज यूजुअली द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक विजिटर्स इन आवर कंट्री। देखिए, जो बाहर दूर देश के जो लोग हैं, दूसरे कंट्रीज के लोग हैं, उनमें इंडिया में जिस तरीके का डाइवर्सिटी पाया जाता है उतना डाइवर्सिटी और किसी कंट्री में नहीं पाया जाता है। सो इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। तो ये जो बाहर से विजिटर्स भी आते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत एक शॉकिंग एक्सपीरियंस या मतलब एक बहुत डिलाइटफुल एक्सपीरियंस रहता है कि कैसे अलग अलग तरह के लोग इतने बढ़िया तरीके से एक जगह में रहते हैं। तो विथ ओवर 1.4 बिलियन inhabitants, about 18% of world population, such diversity is not surprising. तो लेट 20th century, सो लेट 20th सेंचुरी मतलब कई 1980s 1990s के आसपास होगा, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, एक उन्होंने मैसिव सर्वे किया था। उसमें उनको पता चला कि 4635 कम्युनिटीज है अक्रॉस इंडिया एंड अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। उन्होंने 325 इंडियन लैंग्वेजेस का उनको पता चला यूजिंग 25 स्क्रिप्ट्स। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मेनी इंडियंस मे बी कॉल्ड एज माइग्रेंट्स इन द सेंस दैट पीपल नॉट लिविंग नियर देयर बर्थ प्लेस और देयर ओरिजिनल कम्युनिटी। तो लोग काम के चक्कर में इस तरीके से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जाते आते रहते हैं। तो इसके चक्कर में उनको बहुत ये सब डेटा का पता चला। तो आज खैर ये डेटा बहुत चेंज हो गए होंगे, लेकिन फिर भी हमें एक इंपॉर्टेंट इंडिया का डाइवर्सिटी के बारे में तो पता चलता है यहाँ पे। तो बाहर के एक जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है उन्होंने कुछ लिखा था इस डाइवर्सिटी के बारे में, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ इन द फेस ऑफ सच बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी कैन ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया बी रिटन। तो जो भी ये उन्होंने लिखा था। मेन अभी आ जाता है दूसरे टॉपिक पे जो कि है फूड फॉर ऑल। तो देखिए, इंडिया का जो हमारा फूड है, इवन आप जो व्यूअर्स अभी आप जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आपका भी जो स्टेपल फूड है वो अलग अलग होगा। तो किसी का राइस हो सकता है स्टेपल फूड, किसी का रोटी हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है। तो बेसिकली क्या है कि some of you will have eaten food from different regions of India. The number of different dishes and preparations you can taste in India must be in their thousands, if not in lakhs. So yet certain food grains are common to almost every parts of the country. So कुछ जो food grains है वो मतलब ये जो कंट्री के दूसरे पार्ट में ये सब कॉमन मिलता है, जैसे राइस, बार्ले, व्हीट, मिलेट्स, पर्ल मिलेट, सोरगम, फिंगर मिलेट। तो ये जो है बेसिकली ज्वार, बाजरा, रागी, राइस, बार्ले, इन ये सब चीज मेनली हम लोग खाते हैं। यहाँ पे आपको इंडिया का मैप में एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ पे क्या चीज ज्यादा लोग खाना प्रीफर करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, ऑल दीज आर कॉल्ड स्टेपल फूड्स। तो बेसिकली स्टेपल फूड्स वो है जो हम लोग ऑलमोस्ट हर रोज खाते हैं, बेसिकली हम लोग जीने के लिए खाते हैं स्टेपल फूड, बिकॉज दे आर द बेसिक फूड फॉर मोस्ट इंडियंस। तो इस फूड में भी आपको कुछ कॉमन चीजें दिखेंगे, जैसे कॉमन स्पाइसेस आपको मिलेंगे, टर्मेरिक, क्यूमिन, कार्डमम, जिंजर एक्सेट्रा। तो ये सब कॉमन स्पाइसेस आपको मिलेंगे, मतलब ओवरऑल इंडिया में ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में, हर हाउस होल्ड में ये तो कॉमन जो मसाले हैं ये यूज होते ही है। तो वी कुड कंटिन्यू दिस लिस्ट इन सम मोर कॉमन वेजिटेबल्स, कॉमन ऑयल्स एक्सेट्रा।
See, we see how the same ingredients, that is unity, can be used in a different number of combinations, that is diversity. तो ये जो खाने का भी इंग्रेडिएंट है, तो देखिए इन इंग्रेडिएंट्स का भी यूजेस कैसे अलग अलग डिशेस में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से होता है. तो ये दिखाता है कि कैसे कुछ यूनिक आइटम्स हम एक डाइवर्स टाइप ऑफ क्विजीन में यूज करते हैं. तो ये बेसिकली इंडिया का एक डाइवर्स कल्चर भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है थ्रू आवर फूड आइटम्स. नेक्स्ट आ जाता है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग पे. तो एक चीज देखिए आपने घर में देखा होगा, जो ये साड़ी इंडिया के ऑलमोस्ट हर हाउस होल्ड में मिलता होगा, हर एरिया में, हर जगह में जो वुमेन्स है वो लोग साड़ी पहनती होंगी. तो अलग अलग जगह में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से लोग साड़ी, अलग अलग टाइप ऑफ साड़ी पहनते होंगे, लेकिन एक चीज उनमें कॉमन है, वो साड़ी ही है, एक टाइप ऑफ plain length of cloth that is called sari, a type of clothing worn in most parts of India and made from different fabrics. तो मोस्टली कॉटन की बनती है, बट सिल्क और दूसरे सिंथेटिक फैब्रिक्स में भी साड़ियां बनती है. बट साड़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो मेन है, एक प्लेन क्लॉथ ही रहेगा, एक लंबा प्लेन लेंथ ऑफ क्लॉथ, दैट इज कॉल्ड साड़ी, यही रहेगा. अभी इसमें भी अलग अलग टाइप्स होंगे, जैसे बनारसी, कांजीवरम, पठानी, पटन पटोला, मूगा, मैसूर, डिपेंडिंग ऑन एरियाज. आपको कहाँ पे कुछ एरियाज में साड़ी ये सब फेमस हमको मिलेंगे. There are many more kinds of cotton sarees. Altogether, the unstitched piece of cloth come in hundreds of varieties. They are produced in different methods of weaving and designing. Some designing are part of clothes, while other are printed and the cloth is woven. Finally, there are endless variation of clothes which are produced from many kinds of pigments. द साड़ी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, द स्टोन रिलीफ एंड वैशाली कम्स. तो बेसिकली यहाँ पे मोटा मोटा यही चीज आपको बताया गया. एक साड़ी से आपको दिखाया गया है कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगह में कैसे अलग अलग तरीके की साड़ी भी मिलती है, और वुमेन ओवरऑल एक ही क्लोथ आइटम मतलब इन जनरल, इन कॉमनली पहनती है, और वो हजारों सालों से भी पहनते आ रही है, वो है साड़ी. तो ये बेसिकली आपको वो डाइवर्सिटी में अलग अलग तरीके के वुमेन अलग अलग तरह के साड़ी पहन रही है, तो वो डाइवर्सिटी में एक यूनिक प्रोडक्ट आपको दिखाती है, वो है साड़ी. तो ये डाइवर्सिटी इन यूनिटी मतलब ये दिखाती है. तो वही यहाँ पे नेक्स्ट कुछ एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है. बेसिकली फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया प्रोड्यूस द फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड. इंडियन टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड एज फार एज यूरोप. One beautiful type of printed cotton, that is chinsed, became so popular in 17th century Europe that the sale of some European dresses dropped sharply. Eventually, to protect their own products, England and France decided to ban the import of chintz from India. तो बेसिकली ये जो इंडिया कुछ फाइनेस्ट कॉटन प्रोड्यूस करता है, तो पहले 17th सेंचुरी में वो बाहर भी वो बेचा करता था अपना ये जो भी प्रोडक्ट है, चिंस नाम का जो प्रोडक्ट है, जो ये टाइप ऑफ कॉटन, प्रिंटेड कॉटन है. तो ये इतना पॉपुलर हुआ कि यूरोप के जो अपना जो क्लोथ मार्केट था वो थोड़ा डाउनफॉल होने लगा उनमें. तो इसी इवेंचुअली क्या किया उन्होंने, अपना क्लोथ मार्केट वो बचाने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने डिसाइड कर दिया कि उनको चिन्स को बैन करना पड़ेगा, तब जाके उनकी अपनी इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएंगे. तो ये दिखाता है कि इंडिया का प्रोडक्ट कितना फाइनेस्ट हुआ करता था या होता है. तो ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आपको दिखाया गया कि ये जो साड़ी है, ये साड़ी जो वुमेन है अलग अलग जगह में, वो कितने अलग अलग तरीके से इन साड़ीज का यूज भी करते हैं, ये भी यहाँ पे दिखाया गया है. जैसे यहाँ पे एक बच्चे को उन्होंने कैरी करके रखा है, और मदर कहीं दूसरे जगह में शायद काम करने कुछ गई है, तो ये भी एक टाइप का यूज है. यहाँ पे जैसे कुछ चीज ये वुमेन ले रही है, तो सिमिलरली ऐसे इस वुमेन ने साड़ी का कुछ एक टाइप ऑफ बना लिया, जिससे वो स्टेबल तरीके से इस कलश को वो ले पा रही है. तो ये बेसिकली अलग अलग वेज मतलब ये दिखा रही है कि साड़ी को कैसे वुमेन यूज करती होगी. और नेक्स्ट आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट जो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाती है, वो है हमारे फेस्टिवल्स. अब देखिए फेस्टिवल में भी एक फेस्टिवल का एग्जांपल पर्टिकुलरली आपको दिया गया है, वो है मकर संक्रांति. मकर संक्रांति क्या होता है, ये हार्वेस्ट सीजन के स्टार्टिंग का जो फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो मकर संक्रांति हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि जनवरी 14 को होता है. लेकिन ये इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, बट उनका मोटा मोटा जो रीजन होता है सेलिब्रेशन का, वो मोरलेस सेम ही होता है. जैसे ये आपको मैप में दिखाया गया है, ये यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया कश्मीर वाले रीजन में शिशुर संक्रांति बोलते हैं. पंजाब चंडीगढ़ तो उधर के एरिया में इसको मघी और लोहड़ी बोलते हैं. इधर फिर खिचड़ी पर्व बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश वाला एरिया. बीच में यहाँ पे एमपी ये सब एरिया में मकर संक्रांति बोला जाता है. गुजरात इस तरफ के एरिया में उत्तरायण ऐसा कुछ बोला जाता है. सिमिलरली महाराष्ट्र के तरफ भी इसको मकर संक्रांति बोलते हैं. फिर नीचे जैसे हम लोग जाएंगे वहाँ पे भी
कर्नाटक इस रीजन में मकरा संक्रमण ऐसा बोलते हैं। सिमिलरली साउथ में यहाँ पे मकरवेलक्कू और पोंगल बोलते हैं, यहाँ पे पेडे पांड्यू। और इधर जब हम लोग ईस्टर्न साइड में आएंगे तो मकर संक्रांति, पौष संक्रांति, और आसाम या नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया में माघ बिहू बोला जाता है। तो बेसिकली देखिए, एक फेस्टिवल जिसका मीनिंग मोर और लेस सेम है, वो इंडिया के अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेसिकली ये भी दिखाता है कि कैसे जो फेस्टिवल्स है वो भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे शो करती है इंडिया का। और यहाँ पे लास्ट एक और टॉपिक में आपको बताया गया है एन एपिक स्प्रेड। इस एपिक स्प्रेड में मेनली आपको पंचतंत्र और जो रामायण महाभारत है उनके बारे में बताया गया है। तो जो ये पंचतंत्र है, ये एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है जहां पे एनिमल्स मेन कैरेक्टर्स होते हैं। तो इन स्टोरीज को 2200 ईयर्स पहले ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट में लिखा गया था, फिर इन्हें अडेप्ट किया गया है इंडिया के अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में। और सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस में भी नहीं, जो बाहर से ट्रैवलर भी आए थे साउथ ईस्ट एशिया, अरब एंड यूरोप से, उन्होंने भी इन जो ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है इनको उन्होंने भी अडेप्ट किया था। और इसके माना जाता है 200 से भी ज्यादा एडेप्टेशंस है पंचतंत्र के, और ये मोर देन 50 लैंग्वेजेस में भी ये अवेलेबल है। तो दिस ऑल्सो इलस्ट्रेट वन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैज बिकम सो मेनी। तो एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज कैसे इतने सारे बन गए हैं ये भी यहाँ पे दिखाता है। और उनमें भी जो मेन स्ट्राइकिंग केस है वो है रामायण और महाभारत का। ऑब्वियसली ये दो एपिक जो है इंडिया के आपको ऑलमोस्ट हर स्टेट में, हर जगह में उनके अलग अलग वेरिएशंस आपको मिलेंगे। सो दिस टू लॉन्ग संस्कृत पोएम विच टुगेदर माइट फिल अबाउट 7000 पेजेस इन इट्स ओरिजिनल वर्जन नैरेट द स्टोरीज ऑफ सम हीरोज। तो बेसिकली कुछ हीरोज के स्टोरीज यहाँ पे बताए जाते हैं जिन्होंने धर्म को एस्टैब्लिश किया। जैसे महाभारत में पांडव विद भगवान श्री कृष्ण के हेल्प से पांडव ने अपने कजिन्स कौरवों से फाइट किया टू रिकवर देयर किंगडम। सिमिलरली रामायण में भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान जी के हेल्प से उन्होंने रावण को डिफीट किया, और अपने वाइफ सीता जी को सीता माता को उन्होंने रेस्क्यू किया। तो इसके बारे में स्टोरीज में यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे एक आपको पेंटिंग डिपिक्ट करता है मेजर एपिसोड ऑफ रामायण का। तो मेनली जो ये दो एपिक्स में यहाँ पे आपको बोला गया है कि फॉर मोर देन 2 millenniums these two epics has been translated and adapted in regional literature in India and beyond. In addition, there are countless folk versions of them. तो कुछ साल पहले एक स्कॉलर ने सिर्फ तमिलनाडु में सिर्फ एक रिसर्च उन्होंने किया था जहां पे उन्होंने ऑलमोस्ट 100 वर्जन्स ऑफ महाभारत एलोन, सिर्फ तमिलनाडु में 100 वर्जन ऑफ महाभारत उन्होंने काउंट किए थे। तो सोचिए होल इंडिया में कितने होंगे वर्जन्स। तो इनफैक्ट ये जो कम्युनिटीज है इनके अलग अलग वर्जन्स होते हैं रामायण और महाभारत में। तो मेनली ये दिखाते हैं कि इवन दो ये कम्युनिटीज में अलग अलग वर्जन्स है रामायण महाभारत में, बट ये एक एपिक होल इंडिया में मतलब इतना पॉपुलर है या लोग इतना मानते हैं इस चीज को कि ये भी दिखाता है कि कैसे डाइवर्स इंडिया को यूनाइट करता है अपना इंडिया का जो ये कल्चर है, ट्रेडिशन है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ ट्राइब्स के बारे में भी बोला गया है, जैसे व्हील्स, गॉन्ड्स, मुंडा tribe and many more. Most tribes of India's northeast and Himalayan region, including Kashmir, have their own version of one or other of the two epics or both. तो बेसिकली रामायण महाभारत का उनका अपना वर्जन भी होता है, तो वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन्स में भी अलग अलग तरीके से है उनके वर्जन्स। So these tribal adaptations has transmitted orally along the legends on how the heroes of Ramayana and Mahabharata विजिटेड द ट्राइब्स इन देयर रेस्पेक्टिव रीजन। तो ये भी बताया गया कि कैसे ये जो हीरोज थे रामायण और महाभारत के, ये उन ट्राइब्स को विजिट किए, उसका अलग टाइप ऑफ वर्जन, अलग टाइप ऑफ स्टोरी उन ट्राइब्स में मिलता है। तो बेसिकली वही चीज है यहाँ पे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के.एस. सिंह है उन्होंने पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में रिफर किया था कि महाभारत ही ऑब्जर्व that there is hardly a place in the country which the epic heroes such as Pandavas did not visit according to the folklore. And the same way he said that the Ramayana, over the centuries, perhaps more than any other text, these two epics created a dense web of cultural interaction across India and many parts of Asia. Another example of unity in diversity. तो बेसिकली उन्होंने यही दिखाया कि ये जो दो टेक्स्ट है, दो एपिक्स है, इन्होंने कैसे इस डाइवर्स इंडिया को एक यूनिटी में बांध के रखा है। तो वो यहाँ पे इन टेक्स्ट में दर्शाया गया है। So we had to further illustrate the theme of this chapter. We could have continued our journey and turned to more facets of Indian culture. For instance, Indian classical arts, including classical architecture, both diversity and unity are easily noticeable. तो basically यहाँ पे लास्ट में यही बोला गया है कि हम सिर्फ ये एपिक्स नहीं,
हम और भी इंडिया के जो आर्किटेक्चर है, इंडिया के जो कल्चर है, उनका डाइवर्सिटी भी शो कर सकते हैं। तो ये दिखाता है कि इंडिया का कल्चर इतना डाइवर्स है, बट उस डाइवर्स कल्चर में भी कितना ज़्यादा यूनिटी है। तो बेसिकली यही है आपके इस चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर था यहाँ पे। तो मिलते हैं आपके साथ अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।